हे एवरीबॉडी, मैं हूँ सोनम। तो आप सबके सामने आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ेंगे। इसके अंदर है क्या, हम देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है। इससे पहले हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 था, जो रिपील होके अब 2019 में आया है। ये आया था 9 अगस्त 2019 को और ये इन्फोर्स हुआ है 20 अगस्त 2020 को। तो अब इसको वापस से लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है क्या आखिर, इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेन चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि इसमें है क्या आखिर। इसमें है जस्टिस एंड अनफेयर, यानी कि जस्टिस टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड, यानी कि जो भी व्यापार हो रहा है कंज्यूमर के साथ अनफेयर हो रहा है उसको जस्टिस मिल सके। ये एक्ट इसीलिए आया है कंज्यूमर्स के लिए, जो अनफेयर हो रहा है उसको फेयर मिल सके। अब इसके हाइलाइट्स देख लेंगे स्टार्टिंग में क्या है, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम ऊपर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रोवाइड मीडिएशन फैकल्टी, इम्पोज द प्रोडक्ट लायबिलिटी, इंक्रीज द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कमीशन। अब ये पिक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या है? पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, जैसे कि हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं मोबाइल ख़रीदने जाती हूँ बाज़ार में, मेरे पास है 10,000 रुपये, अब वो मुझे दिखाता है 80,000 का है। कहेगा मार्केट में तो भाई 10,000 का तो मोबाइल आता ही नहीं है ही नहीं, सीधा 80,000 का है, लेना है तो लो नहीं तो नहीं। अब हर इंसान के पास अगर 80,000 रुपये नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं तो ले ही नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मार्केट में हर चीज़ हर दाम में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हर तरीके का इंसान हर चीज़ को ख़रीद सके अपने हिसाब से। तो इसमें ये दे रखा है पेनल्टी ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट। कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट होगी जो मिसगाइड करेगी लोगों को, उसके ऊपर भी है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें ऐड होके आई है, यानी कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं उसके ऊपर ये बना है। अभी कोरोना वायरस था तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया था ये, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा करने लग गए थे। बैंक में ये है ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन कर सकते हो, सामान ख़रीद सकते हो, उसके ऊपर भी तो कोई लॉ होना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ तो कौन है हमारी बात सुनने वाला? इसके ऊपर भी एक कानून होना चाहिए था, इसके ऊपर भी एक एक्ट होना चाहिए था, इसीलिए हमारा ये आया है। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, इसकी हम कंप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए तो ये आया है ताकि हम लड़ सके। अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई अनफेयर हो रहा है, अगर हमने मान लो ऑनलाइन कोई चीज़ हमें मंगाई है, हमें दिखाई कुछ है और जब हमने तो आया ऑनलाइन में, तो फिर इसके लिए भी ये एक्ट बना है। इसीलिए ये ज़रूरत थी हमें नया एक्ट आने की, क्योंकि जो पहले वाला एक्ट था उसमें जब तो ऑनलाइन को कुछ मतलब ही नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ थी ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। कि लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था, ना तो इतनी सुविधा थी, लेकिन अब सारी सुविधा मिल गई हैं। तो इसी के साथ हमें आगे टेक्नोलॉजी के साथ हमें कानून भी लाना पड़ेगा ताकि उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो सके, कोई भी इसका फ़ायदा ना उठाए, लोगों के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। तो इसीलिए इसकी हाइलाइट्स ये हैं। जी हाँ, तो कंप्लेन हो सकती है ट्रांजैक्शन वाले में। अब जो मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट होगी उसके ऊपर भी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होना चाहिए, यानी कि मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। अब लायबिलिटी, यानी कि क्या क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, उसके हिसाब से होना चाहिए। अब फैकल्टी होनी चाहिए, जो बना रहा है, जो कर रहा है, जो इस कानून के ऊपर काम करेंगे उसके लिए फैकल्टी की ज़रूरत है, जो फैकल्टी चाहिए। तो इस 1 बाय 1 ये सारी हाइलाइट्स है इसकी, जो मेन चाहिए थी, इसीलिए ये आया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं।
तो हम एक मिनट आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉमर्स ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है दोबारा से, क्योंकि और ये फाइलिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम आपस में कनेक्ट करके एक बार आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब कि अगर हमने ऑनलाइन ख़रीदी करी तो हम, आपको पता है, हमें एक मैसेज आता है या कुछ आता है, तो अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो हम ई फाइलिंग कंप्लेंट यानी कि तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। अब हमारे पास कंप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम कंज्यूमर राइट्स देख लेते हैं, यानी कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, वो सेक्शन 2 में डिफ़ाइन कर रखे हैं, जो हम आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी को हम डिफ़ाइन करेंगे। राइट टू सेफ्टी क्या है, जो कंज्यूमर माल ख़रीद रहा है उसको पूरी तरह से उस माल की सेफ्टी प्रोवाइड करवानी होगी, पूरी तरह से उसकी लाइफ की या उसकी प्रॉपर्टी की। मान लो जो उसने सामान ख़रीदा है, अगर उससे उसको कोई हार्म हो जाता है, उसकी लाइफ को कोई हार्म हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म हो जाता है, तो कौन करेगा? इसके लिए ये बना है एक्ट, ये है सेफ्टी। और राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म्ड मतलब राइट टू इन्फॉर्म ट्रेड मार्केट्स, यानी कि कोई भी क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, खाने का हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में उसको बताना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो उसकी पैकेजिंग है वहाँ पे सब कुछ उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कंज्यूमर को, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब राइट टू चूज़, यानी कि हर इंसान के पास राइट है, हर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो इंसान चूज़ कर सकता है कि उसको कौन सा सामान चाहिए और कौन सा सामान नहीं चाहिए। वो चूज़ कर सकता है, उसका वो खुद का राइट है। जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था मोबाइल का, कि वो चाहे तो 80,000 वाला, चाहे तो वो 6,000 वाला, चाहे तो वो 10,000 वाला, वो अपने हिसाब से वो कोई सा भी मोबाइल ख़रीद सकता है, उसके पास ये चूज़ का राइट है। वो इंसान कोई सा भी माल ख़रीद सकता है, तो इसके पास ये राइट है। ये तीनों राइट मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू बी चूज़। इंसान के पास, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में डिफ़ाइन कर रखा है इन तीनों के बारे में। तो अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे हर चीज़ में कंज्यूमर के राइट्स के बारे में दिया गया है, तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि हाँ, कंज्यूमर के ये राइट्स हैं और ये चीज़ें दे रखी हैं। अगर इस चीज़ में अगर फॉल्ट नज़र आता है तो वो इंसान कंप्लेन फाइल कर सकता है। ये आपकी डेफिनेशंस हैं जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन कर रखी है, आगे जाके आपको सारी एक एक करके आपको बताएंगे। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं आगे सारी डेफिनेशंस, देखते हैं आगे क्या है। सेक्शन 2 में डिफाइन कर रखी है जितनी भी डेफिनेशंस है। अब हम डेफिनेशंस, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी, तो हम एक एक डेफिनेशंस को क्लियरली समझेंगे क्या है और क्या नहीं। देखिए इतनी सारी डेफिनेशंस है, हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे, इसमें थोड़ी डेफिनेशंस कवर करेंगे, आगे की वीडियोस में और डेफिनेशंस कवर करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 डेफिनेशंस है एडवर्टीज़मेंट। आमतौर पे सभी लोगों को पता रहता है कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक चीज़ आसानी से समझेंगे कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है और एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एडवर्टीज़मेंट में हर एक चीज़ इंक्लूड होगी, कोई भी आवाज़ हो गई, कोई भी ऑडियो हो गई, कोई भी पब्लिसिटी हो गई, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंडोर्समेंट हो गया, कुछ भी एनीथिंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, नोटिस के थ्रू, लेबर के थ्रू, कुछ भी हो गया, एनी डॉक्यूमेंट
जो कि पब्लिक में भेजा जा रहा हो, वो सब क्या होगा, एडवर्टीज़मेंट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हम मोबाइल चलाते हैं, कोई भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो बीच बीच में कभी कभी ऐड आ जाते हैं, तो वो भी एक ऐड है। अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना एक एडवर्टीज़मेंट है। मान लो अगर हम मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े बैनर चिपकाए रखते हैं, वो भी एक प्रकार का एडवर्टीज़मेंट है। गलियों में कुछ चीज़ें लेके घूमता है, अगर मान लो कोई ठेले वाला कोई जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार का एडवर्टीज़मेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब्स क्लॉज 2 में एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी। एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी का मतलब क्या होता है? अब भाई हम कंज्यूमर प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें लैबोरेटरी का मतलब क्या आ गया, क्या है? मतलब यहाँ ये है, अगर कोई भी गुड्स, कोई भी सामान, खाने की चीज़ में अगर कोई फॉल्ट नज़र आता है, तो वो अपनी लेबोरेटरी में चेक करवाएगा। इसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में एक टाइम पीरियड होगा, उसमें कर सकता है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। कंप्लेन, इससे आगे की डेफिनेशन है हमारी कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट क्या होता है? कंप्लेनेंट कौन फाइल कर सकता है? एक कंज्यूमर भी कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, अब कोई भी कर सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी भी कर सकती है। अब इसमें क्या लिखा है? वन और मोर कंज्यूमर। 5th पॉइंट, वन और मोर कंज्यूमर का मतलब कहाँ से आ गया? अब जैसे कि मान लो अगर एक फ्रिज ख़रीदा है मैंने, तो एक फ्रिज एक ही इंसान तो यूज़ नहीं करेगा ना, घर में जितने लोग हैं सभी यूज़ करेंगे। अगर मान लो मैं फ्रिज खरीद के लाई हूँ, तो उसका पानी सिर्फ मैं ही तो नहीं पीऊँगी, मेरे घर वाले भी तो पिएंगे। तो इसीलिए उसके जो भी यूज़ करता है वो भी कर सकता है। अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। इन केस अगर वो बच्चा हो गई, तो उसके लीगल गाइडेंस करेंगे। अब हम करते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है? एलिगेशन इन रिटन, मतलब कोई भी एलिगेशन लगाया है हमने, तो वो रिटन में होना चाहिए भाई, तो ही उसको कंप्लेंट मानेंगे। अब इसमें जैसे कि दे रखा है, टाइम होना चाहिए, यानी कि अगर हमारी कोई सामान खाने से अगर मान लो हमने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है, अगर उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है, तो उसमें कोई टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड जो हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कोई फिक्स टाइम दे रखा होगा लॉ के अकॉर्डिंग। और डिस्प्लेड, यानी कि अगर उस गुड्स के अंदर उसने कोई डिस्प्ले में ऐसी चीज़ मेंशन कर रखी थी कि हाँ ये खाने से अगर डेथ हो सकती है, या ये खाने से अगर आपको, मान लो अगर वो खाने से आपको कोई एलर्जी हो, तो उसमें थोड़ी गलती है, उन्होंने तो अपना लेबल लगा रखा है, अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, अपनी सारी चीज़ें आपको बता रखी है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी पार्टी है, जो भी कर रहा है,